वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे वो डिस्कस किए थे। आज मैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मेनली उन्हीं ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूँगी। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बताऊँगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है और जो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है, क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं है, तो वेव थ्योरी क्यों फेल होती है इस पर चर्चा करेंगे। फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है, यानी कि फोटोन नेचर, उस पर। तो आज वीडियो फिर से इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। हाँ, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये एक हिसाब से क्विक रिवीजन ही है जो पिछला वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एक बार फिर से आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। पहला लॉ कहता है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब NE/T, ये है फोटो करंट, है ना। तो ये जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ज़्यादा लाइट ज़्यादा फोटो करंट या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन, कम लाइट तो कम। कैसे, ये आपने देखा है कि अगर इसके ऊपर आने वाली लाइट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर P2 इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको रूल ऐसे याद हो सकता है। सेकेंड रूल है कि जो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड है इलेक्ट्रॉन्स की, वो या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। कैसे आप इसको समझेंगे, तो आपने देखा था कि अगर हम इसके ऊपर जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसके पॉजिटिव पोटेंशियल को हम शुरू में बिल्कुल ज़ीरो रखते हैं, तब भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है, और जब इसको बढ़ाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँचने की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इस पोर्शन में क्या आ जाता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड है इस पर पहुँच गए हैं तो क्या हो जाता है कि करंट मैक्सिमम हो जाती है, सैचुरेशन करंट। तो I1 के लिए सैचुरेशन करंट इतनी है, हम और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएं तो और ज़्यादा सैचुरेशन करंट मिलेगी। लेकिन क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो KE मैक्स काइनेटिक एनर्जी कैसे दी जाती है, Q पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, EV0। तो ये देखते हैं कि हम इंटेंसिटी तो बढ़ा दें, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट की वैल्यू तो बढ़ी, सैचुरेशन करंट बढ़ गई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो V0 है वो काइनेटिक एनर्जी को मेज़र करता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। तो आप चाहे इस ग्राफ से आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा ग्राफ भी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी फिर डिपेंड किस पे करती है। दूसरा पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है, तो डिपेंड किस पे करती है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में कि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, सेम इंटेंसिटी, और ये एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस पर नेगेटिव एक्सिस पर नेगेटिव पोटेंशियल। देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, अगर ν3 सबसे बड़ी है ν2 से, फिर उसके बाद ν1 से, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, मोर नेगेटिव इज द एनोड पोटेंशियल। तब जाके फोटो करंट ज़ीरो होगी, जब उसको बहुत नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से कैसी हुई, ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। दूसरा ग्राफ भी था कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ ऐसे मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में। तो ये है, तो यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है, ग्राफ से लीनियर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मेज़र करता है एनर्जी को, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये वाली बात आ गई आपके पास, ठीक।
और इसी ग्राफ में देखिए चौथा पॉइंट भी मिलता है कि अगर इस पॉइंट की बात करें, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर क्या है, V0 की वैल्यू 0। तो एट न्यू नॉट, इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर इंसिडेंट लाइट इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली है तो आप देख रहे हैं नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा ग्राफ नीचे, है ना। तो आपके पास क्या है कि अगर इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे, आपने इस ग्राफ से बता दिया। तो याद करने के तरीके हैं, ये ग्राफ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और टाइम लैग नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे ही लाइट आती है तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ये नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वेव नेचर से। क्यों? अगर लाइट वेव है तो क्या क्या होता है, और हमने जो ऑब्जर्वेशंस देखे हैं उस पर वो अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वेव थ्योरी फेल है। तो पहले आप समझिए, जो मैंने ये ब्लैक कलर से लिखा है ये तो वेव नेचर की बात है, और हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो ऐसा होता है, तो वेव नेचर से एक्सप्लेनेशन उसका नहीं हो पा रहा, इसलिए वेव नेचर का फेल्योर। तो पहले आप इसको समझिए। पहला पॉइंट क्या रीज़न है, मेनली 3 रीजन से आप बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता, वेव थ्योरी फेल होती है। पहला, इन वेव थ्योरी ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, लाइट की एनर्जी में इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स यही QE हम लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अब क्या होता है, जो फोर्स सरफेस इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो वेव नेचर तो ये कहता है कि वेव जब पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी तो इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की या मेटल सरफेस पर जिस पर लाइट पड़ रही है उसके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ऑब्जर्वेशन क्या पाया गया, काइनेटिक एनर्जी या फोर्स, उनका जो इलेक्ट्रॉनों पर ऊपर लगने वाला है, whatever be the incident intensity, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, है ना। इसलिए पहला रीज़न वेव थ्योरी के फेल होने का कि हाँ, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव के हिसाब से तो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में नहीं पाया गया। एक्सपेरिमेंटल ही फीचर्स तो हैं ये लॉज जो बने हैं, इससे वेव थ्योरी फेल। सेकेंड रीज़न, फॉर वेरी इंटेंस इंसिडेंट लाइट बीम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, नो रोल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेव्स में क्या होता है भाई, वेव आ रही है, अगर कम एनर्जी है तो और इंटेंसिटी डाल दो। अब और इंटेंसिटी डाल दी, मतलब इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब है कि अब जो हम बहुत इंटेंस बीम अगर मेटल सरफेस पे डालें तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है अगर वो जो लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कुछ भी कितनी भी इंटेंस हो उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। इलेक्ट्रॉन एमिशन तो तभी होता है जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है। हमने अभी देखा कि अगर फॉर इंसिडेंस लाइट इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या लिखा है, लॉस क्या है, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वेव के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, इंटेंस इंसिडेंट लाइट है, इंटेंस का मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा एनर्जी, तो ज़्यादा एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इतनी हो जाएगी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकल जाए। तो क्या हो गया, नो रोल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वेव थ्योरी कहता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है जब
एमिशन ऑफ लाइट तभी, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, नो एमिशन अगर वो कम है ना। थर्ड, सरफेस इलेक्ट्रॉन अगर वो लाइट वेव है, वेव के फॉर्म में, तो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, हेंस दे विल take some time to absorb the sufficient energy and will be released। यदि हम थोड़ी देर तक डालते रहें, इंटेंस बीम डालते रहें, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। एक आध इलेक्ट्रॉन निकल भी आया तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? नो टाइम लैग। क्या ऑब्जर्वेशन था? इंस्टेंटेनियस है। तो ये भी तो वेव थ्योरी का फेलियर हुआ। तो 3 फेलियर हो गए। काइनेटिक एनर्जी वेव थ्योरी के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। दूसरे में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेव थ्योरी के हिसाब से उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तीसरी, टाइम लैग। फोटो वेव में टाइम लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम अगर ज़्यादा देर तक हम ज़्यादा टाइम तक इंसिडेंट लाइट वेव डालें, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, लेकिन फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं। जब भी कोई रेडिएशन इस तरीके से किसी सरफेस पर पड़ता है कि उसका कॉज है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालना, इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना, तो क्या होता है, वो रेडिएशन ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एनर्जी पैकेट से मिलके बना है, न कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी है। वो जो रेडिएशन आ रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में आता जा रहा है, ना कि कंटिन्यूअसली चलता चला आ रहा। उसी को पार्टिकल नेचर में ये माना गया कि जो एनर्जी पैकेट है वो क्या है, फोटोन। तो कैसे आप कहेंगे कि whenever radiation interacts with matter to cause emission of electrons, it behaves like particles called photons। वही फोटोन नेचर होता है लाइट का, पार्टिकल नेचर। एनर्जी पैकेट, एक फोटोन की एनर्जी क्वांटम, क्वांटा क्या है उसका प्लूरल। तो जो फोटॉन्स हैं वो एनर्जी पैकेट हैं, और वो किस स्पीड से चलते हैं, वो सोर्स से जब एमिट होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। और हाँ, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0। तो ये फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आती हैं कि फोटोन की प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो पहली आप क्या बताएंगे कि फोटॉन्स जो हैं इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जिससे ये चलते हैं। कैसे पार्टिकल है ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। फिर इनका रेस्ट मास 0 होता है। भाई जिस सोर्स से ये एमिट हो रहे हैं वो एनर्जी ही तो है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ही तो है। फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट। तो क्या वो आप रुका हुआ मान सकते हैं? आपको पता है कि जो एक रिलेशन, अगर ये मूविंग मास m है तो कैसे दिया जाता है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। इससे आप देख सकते हैं कि m0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू √1 - v² अपॉन c²। फोटोन की स्पीड कितनी है, स्पीड v अगर है वो कितनी है, v इक्वल टू c है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इससे रेस्ट मास कितना हो जाएगा फोटोन का, 0 है ना। अगर आप v इक्वल टू c इसमें रखेंगे तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा, इसलिए फोटोन का रेस्ट मास 0 आप बता सकते हैं कैसे है। तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन m कैसे लिख सकते हैं, h अपॉन c लैम्डा, ये m इक्वल टू e/c² हो जाएगा ना, इक्वल टू mc² आइंस्टाइन इक्वेशन। तो उससे e/c² या h ν/c²। तो ये सारे रिलेशंस में कोई भी काइनेटिक मास का फॉर्मूला होगा। ऐसी मोमेंटम होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, e/c या h ν/c या h/λ। हाँ,
all photons having same frequency have same energy and momentum irrespective of the intensity of radiation। बार बार वही बात आती है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के ऊपर क्या फ़र्क नहीं पड़े, फोटॉन्स की एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, फोटॉन्स का नंबर डिपेंड करता है। ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज़्यादा एनर्जी ऑफ, ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी चेंज होगी कब? जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो वही ऑल फोटॉन्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा? वो सेम एनर्जी और मोमेंटम रखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे जो भी हो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, मान लो n फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट होते हैं, तो उससे कितनी पावर ट्रांसमिट होगी? तो वो लाइट अगर किसी भी मैटर पर पड़ती है तो उससे पावर ट्रांसमिटेड हो जाएगी n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितनी हो जाएगी? आपके पास एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन हम लिख सकते हैं hc/λ mc²। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होती है? आप देखिए E का फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू। फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने पर चेंज नहीं होती, और जो फोटॉन है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ही डिपेंडेंट है। जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती तो उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होती। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक फोटॉन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता। और प्रोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, h न्यू या आप जो भी। तो फाइनली बात ये समझ में आती है कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, बात ठीक है, n बढ़ जाएंगे अगर आपने ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाली, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगी? एनर्जी। ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एक फोटॉन की एनर्जी से नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से कोई मतलब नहीं। जैसे आप 20 वॉट का बल्ब लें और 40 वॉट का बल्ब लें, 20 वॉट का बल्ब उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उससे कम फोटॉन्स निकलेंगे। 40 वॉट का बल्ब है, उससे डबल फोटॉन्स निकलेंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। लेकिन दोनों के फोटॉन्स जो निकल रहे हैं उसमें क्या चीज़ सेम रहेगी? हर फोटॉन की एनर्जी, चाहे वो 20 वॉट वाले की हो चाहे वो 40 वॉट वाले की हो। तो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स का रिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आइए अब देखते हैं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, कैसे डिराइव होती है। हम जानते हैं कि जब कोई भी रेडिएशन किसी सरफेस पर पड़ता है तो अगर एक एग्जाम्पल से हम इसे समझें कि जो इंसिडेंट एनर्जी है रेडिएशन की वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उनके कोलिजन्स में अगर वेस्ट नहीं हो रही है तो जितनी ज़्यादा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की होगी। जैसे एक एग्जाम्पल में 10 eV अगर इंसिडेंट एनर्जी है और वर्क फंक्शन है 3 eV। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वो 3 eV। तो बची हुई एनर्जी कितनी हो गई? 7 eV। वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तब होगी जब उस इलेक्ट्रॉन का किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलिजन ना हो, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा बाउंड ना हो, तो इलेक्ट्रॉन निकलने में अदर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन में एनर्जी वेस्ट ना करे। अगर सेकंड केस देखते हैं कि आने वाली इंसिडेंट एनर्जी 10 eV उतनी है, वर्क फंक्शन भी उसी सरफेस पर पड़ रही है, तो उसका भी वर्क फंक्शन उस सरफेस के लिए 3 eV ही है। हाँ, लेकिन अब 3 eV एनर्जी इस वेस्ट हो जा रही है ड्यू टू कोलिजन, तो बची कितनी काइनेटिक एनर्जी? 4 eV। तो आप ये कैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं? ये चीज़ आप देखते हैं कि टोटल एनर्जी अगर 10 eV है तो 10 eV देखिए, ये वर्क फंक्शन 3 4 7 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो एनर्जी कंजर्वेशन जैसा तो रूल हम यहाँ लगाते हैं, तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है।
ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम जो भी वैल्यू हो, कितनी, बस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी जो एनर्जी रिलीज़ करने में इलेक्ट्रॉन के उस सरफेस की होगी, जैसा मटेरियल होगा उसको माइनस कर दें। अब इस केस में देखिए 10 eV इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन 3 eV निकलने के बाद कोई भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी स्पेंड हो रही है 8 eV। तो क्या इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? कहने का मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसिडेंट एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले ही। इट मे कम आउट, इट मे नॉट। जैसे इस केस में क्या है कि अगर एनर्जी स्पेंड कोलिजन में हो रही है, इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली बाउंड है कि 8 eV एनर्जी तो कोलिजन में चली जा रही है, तो उसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की हम कुछ नहीं होगी, मतलब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहेंगे, इसमें नहीं होगा। एनर्जी के वेस्ट ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन से अगर 3 eV चाहिए तो 7 eV ही तो बचेगी एनर्जी कोलिजन के लिए, और रिक्वायरमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 8 eV के लिए 8 eV चाहिए। इसलिए क्या होगा कि उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस केस में पॉसिबल, उस इलेक्ट्रॉन का निकलना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इसी तरीके से अगर 10 eV और 3 eV वही सेम है और सारी की सारी एनर्जी जो बच रही है वो एनर्जी स्पेंड हो रही है इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स में, वेस्ट हो रही है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी? 0। तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? नहीं। क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं। वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू के लिए कुछ भी हो सकती है। तो कहने को तो हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी इंसिडेंट है उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी माइनस कर दो, रेस्ट ऑफ द एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कब कैसे होगी? जब हम एनर्जी स्पेंट वाली वैल्यूज़ को ध्यान में रखें। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू को लेकर जो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं उससे जो इक्वेशन बनती है वही आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक फोटॉन, एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, तो एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिस सरफेस का वो इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल की सरफेस से निकल रहा है उसका कुछ वर्क फंक्शन होगा, तो उसको मिल रही है एक फोटॉन के एक एनर्जी पैकेट की, h न्यू एनर्जी पैकेट है एक फोटॉन की एनर्जी, उसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी निकल गई। और जो बची हुई एनर्जी है, अगर उस इलेक्ट्रॉन का जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन और किसी से नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही निकलेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट या वर्क फंक्शन है। नॉट ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि h न्यू आ रही थी, h न्यू में से वर्क फंक्शन बराबर एनर्जी माइनस कर दो, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी कंजर्वेशन तो है, लेकिन ये आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन की वो h न्यू माइनस इसके बराबर वर्क फंक्शन। अगर ज़्यादा टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स जो एजेक्ट आउट होने वाले हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू के बीच वाले कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को कई तरीके से लिख सकते हैं ना। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का और भी तरीका कैसे हो सकता है लिखने का कि हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम EV0 में लिखें स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में, तो EV0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h न्यू माइनस फाई नॉट। इससे हम लोग V0 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? h अपॉन E न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन E निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐसे लिखें कि हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर, तो हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। ये h न्यू नॉट क्या है? यही वर्क फंक्शन।
तो ये तरीका है लिखने का, या ये तरीका है, या ये तरीका है। आप लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पर आप सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो आपके पास जो ये इक्वेशन आ रही है ये कई तरीके से लिखी जा सकती है। बस इसमें ये वर्क फंक्शन जो है, ये वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, वो आप या तो एच न्यू नॉट लिखते हैं या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में याद रखिएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आइंस्टाइन इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक लॉज कैसे वेरीफाई होंगे, तो आपको पता है आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब आप देखते हैं कि हम इससे फोटो इलेक्ट्रिक लॉस पे कैसे वेरीफाई करें। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने देखा था कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम अगर यहाँ पर ये रखें वैल्यू, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन होके हम क्या लिख सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देखिए आ तो गया वही बात कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती है, सिंस काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही हमने लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लॉ पढ़ा है ये। अब इसके बाद हम कैसे बता सकते हैं कि टाइम लैग नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना और फोटोन का एब्जॉर्ब होना। फोटोन आता है और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और दोनों का कोलिजन, फोटोन पिक्चर में क्या पढ़ा, फोटोन की प्रॉपर्टीज़ में इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब देयर इज़ नो टाइम डिले, है ना, तुरंत होगा। तो ये देयर इज़ नो टाइम लैग, ये भी बात सही है। फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वन फोटोन रिलीजेज वन इलेक्ट्रॉन, तो ये भी लॉ वेरीफाई होता है। ठीक, अब आती है बात कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब एक फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, और अगर कितनी इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, मान लो n फोटोन्स आ रहे हैं, तो n फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, n एच न्यू और n एच सी अपॉन लैम्डा। इस n पैकेट्स जो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी इंटेंसिटी को तो बढ़ाती है, इंटेंसिटी तो बता रही है, लेकिन ये एन चेंज होगा उसमें, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा तो नहीं चेंज होने जा रहा है ना। तो अगर जब तक न्यू या जब तक लैम्डा नहीं चेंज हो रहा है, तो एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, ये एनर्जी कांस्टेंट है, बस बदल रहा है तो नंबर n का, ज़्यादा n ज़्यादा इंटेंसिटी, कम n कम इंटेंसिटी। क्या नहीं बदल रही है, उसकी एनर्जी। इतनी एनर्जी के बहुत सारे फोटोन बहुत सारी एनर्जी को बता रहे हैं, यानी बहुत सी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, न कि फोटोन्स की एनर्जी, यानी कि फोटोन्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, न कि उनके नंबर पर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देख चुके हैं, इससे भी हम इक्वेशन से, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि जो V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसके टर्म्स में लिखें E से मल्टीप्लाई करके तो EV नॉट लिख सकते हैं। तो क्या हो गया वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इससे जो ये एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन से भी हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है,
न कि नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लॉज जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो लॉज हैं वो आइंस्टाइन इक्वेशन से भी कैसे एक्सप्लेन हो सकते हैं, ये हमने देखा। अब देखिए आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी गिवन मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन कितना होगा और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। हमें पता है कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। हम इसको EV0 से स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो H और यहाँ पर न्यू माइनस न्यू नॉट, क्यों? क्योंकि फाई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, H इंटू न्यू नॉट। अब आप देखिए कि हम इससे V0 की वैल्यू लिख सकते हैं H अपॉन E न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन E। इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको H न्यू माइनस अगर फाई नॉट ही लिख दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देखते हो कि एक ग्राफ अगर हम लोग पीछे कंक्लूजन्स में पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो किसी भी मेटल सरफेस के लिए वो ग्राफ कैसा होता है ये। और इस ग्राफ को अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए तो एक्सटेंड करने पर वो उसी वाई एक्सिस पर नेगेटिव इंटरसेप्ट डालता है, सपोज दिस वन। ठीक है, तो ये है नेगेटिव इंटरसेप्ट। यहाँ से आप देखते हो कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन है, इस को कहते हैं ये न्यू नॉट, यही फाई नॉट। अब हम फाई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H न्यू नॉट। कैसे, इस वाले रिलेशन से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एट न्यू नॉट V नॉट की वैल्यू 0 है और इस इक्वेशन को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, y इक्वल टू mx माइनस सी से। तो ये जो यहाँ तक का पॉइंट मान लिया, इसका नाम मैं डाल दूँ c, क्या है ये वैल्यू क्या है। अब v नॉट ये y एक्सिस पर ऊपर की तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल है और v नॉट है y और x एक्सिस पर है न्यू। तो m की जगह कितना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पर ये अगर ये लिखा जाए थीटा तो tan थीटा स्लोप होता है, तो m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप इसके बराबर है। तो आप क्या पाते हैं यहाँ पर स्लोप, आप देखिए h अपॉन ई कैसे आ रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। m स्लोप होता है तो ये h अपॉन ई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट एट y एक्सिस माइनस सी और m उसका स्लोप। तो आप ये देखिए h अपॉन ई कंपेरिजन से ला सकते हैं। और इंटरसेप्ट की वैल्यू जो c यहाँ पर आया है वो किसके बराबर है, h न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक, तो हम इससे अगर h न्यू नॉट वर्क फंक्शन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन की बात अगर हम करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन यही तो है, न्यू नॉट अपॉन ई। तो इससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं ई इंटू सी से। आप देख रहे हैं ई इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन। और हाँ, ग्राफ से न्यू नॉट पता है हमें, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, स्लोप कितना होता है h अपॉन ई। तो हम अगर ग्राफ का स्लोप पता है तो वी कैन फाइंड h एज h इक्वल टू ई इंटू tan थीटा और e इंटू स्लोप। तो हम h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और वर्क फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। अब बात करते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम। ऐसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब
मैक्सिमम वेवलेंथ, इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ होगी रेडिएशन की जो आ रही है सरफेस पर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब इसको कैसे ग्राफिकली समझ सकते हैं, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी और इसका जो ग्राफ देखा है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसको यहाँ 1/λ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कर दूँ और यहाँ पर जो वो होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसकी 1/λ नॉट लगा के हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा नॉट। तो अब आप देखते हैं कि ये सेम नेचर का ग्राफ रहेगा। हाँ, इसकी एक्सप्रेशन आइंस्टाइन इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी, ke = h - phi नॉट, ठीक। अब ke जो है वो ev0 लिख दिया और h यहाँ न्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं c/λ, यहाँ लैम्डा लाइट की इंसिडेंट वेवलेंथ। और फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच न्यू लिखते थे ना, तो एच न्यू नॉट लिखते थे, तो इस न्यू नॉट की जगह अब हम लोग क्या लिख दें, c/λ0। वही एक्सप्रेशन इसमें अब हम e से डिवाइड कर दें तो इसको e यहाँ से हटा के यहाँ अपॉन e, यहाँ अपॉन e लिखा जा सकता है। इसको अगर हम कंपेयर करें y = mx + c की जगह हम -c निगेटिव इंटरसेप्ट में, तो अब आप ये देखते हैं इससे इस ग्राफ का स्लोप, यही m तो होता है, वो स्लोप यहाँ पर अगर 1/λ अलग कर दो तो ये m किसके बराबर हो जाएगा, hc/e, यही तो होगा ना स्लोप। कभी कभी मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया कि इस ग्राफ का स्लोप बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में, और नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, तो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है ये hc/e λ0, ये जो पूरी ये वैल्यू लिखी गई है वो ये। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है क्या, कि अगर कोई भी लाइट जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है ये। इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ की लाइट उस सरफेस पर आएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। देखिए यही यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क फंक्शन किसी मेटल का है 4.2 eV और इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कैसे चेक करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन अगर करें तो कैसे, देखिए वर्क फंक्शन फाई नॉट, लैम्डा के टर्म्स में क्या लिखेंगे, hc/λ0। इससे हम लैम्डा नॉट निकाल लें तो कितना हो जाएगा, hc/phi0, यानी कि हम इसमें वैल्यू रखें h की तो 6.6 × 10⁻34 × c 3 × 10⁸ अपॉन फाई नॉट कितना दिया है 4.2 इंटू EV है तो उसकी वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻19। बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। अब अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हम तो 1.6 से ये 6.6 अप्रॉक्सीमेट 4.2 और ये अगर कैंसिल होता है तो ये अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁻19 and 8 27 -34 10⁻⁻7. This can be written as 300 × 10⁻⁻9 मीटर, ओके, और 300 नैनोमीटर, ठीक है। अब लैम्डा इंसिडेंट कितनी है 330 नैनोमीटर। What is the threshold wavelength? ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसकी डेफिनेशन पे जाइएगा कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस टू कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आने वाला तो इससे ज़्यादा है। ये तो है 300 नैनोमीटर, आने वाला 330। आंसर क्या होगा, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आप क्या लिखेंगे, नो। एंड वाई नॉट, आई एक्सप्लेन्ड, अभी बताया। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज न्यू व्हेन लाइट ऑफ 4 न्यू इज इंसिडेंट ऑन इट, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बस यही इसी कंपैरिजन के लिए ये क्वेश्चन है। तो अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिख सकते हैं h न्यू नॉट से। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एज पर आइंस्टीन इक्वेशन किसके बराबर है, h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, आपके पास जो ये न्यू है, h न्यू है, ये इंसिडेंट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंसिडेंट कितनी है, इस एक्सप्रेशन में आपको भरना है सब, ये इंसिडेंट वाली है और ये थ्रेशोल्ड है। तो हम जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसकी हम कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि h काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगी, h और ये न्यू इंसिडेंट कितनी है 4 न्यू माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू, तो कितनी बची 3h न्यू, यही आ गई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये पूछा गया फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये 3h न्यू। ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो आज हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूल्स को हम फोटोन बेसिस पर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो फोटोन नेचर है उस पर बेसिस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।